हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लूट के एक और नए लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं टॉरिसली के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद करते हैं। पर मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज़ बताई थी, आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपको एक सजेशन दिया था, आप जो भी समझ लो, आपको एडवाइस दिया था, है ना। वो ये था कि कम से कम आप इन सवालों को करने से पहले या इस लेक्चर को देखने के पहले आप अपना प्रोजेक्टाइल मोशन बढ़िया से रिवाइज कर ले, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे देन यहां पे हम कुछ चीजें लिखेंगे। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, लास्ट में जाके एकदम से वहां पे हमने एक फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा था, और वो फॉर्मूला हमें डायरेक्टली कहां मिलता है? वो फॉर्मूला हमें डायरेक्टली मिलता है प्रोजेक्टाइल मोशन से। और अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो यहाँ पे हम ढेर सारी चीजें यूज करेंगे, उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, और आपको अगर नहीं समझ आएगा तो फिर आप इरिटेट होगे और आपको फिजिक्स टफ लगेगी। तो मेरा आपको ये सजेशन है, आपको ये एडवाइस है कि आप अपना प्रोजेक्टाइल मोशन रिवाइज कर लें। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आपको इरिटेट जरूर करेगा, या आपको याद हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्शन रिएक्शन की भी बातें करने वाले रहेंगे, तो आपको एनएलएम का थोड़ा बेसिक्स और आपका प्रोजेक्टाइल का थोड़ा बेसिक्स आता रहे, आपको उनके फॉर्मूले पता रहे, देन यू विल एंजॉय दिस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और कॉन्सेप्ट आपको पता ही चल चुका है ना। लास्ट लेक्चर में हमने बढ़िया से इनकी जितनी भी एनालिसिस थी सब कुछ किया था, डेरिवेशन वगैरह सब कुछ किया था हमने। तो हम लोग बात करते हैं एक सवाल की। आप इस सवाल को स्टार मार्क करिएगा, है ना। सवाल बोल रहा है ए सिलेंडर ऑफ हाइट h इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। एक अपने पास कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो h है, और इसे एक लिक्विड से भर दिया गया है। इस सिलेंडर को क्या कर दिया गया है? एक लिक्विड से पूरा कंप्लीटली भर दिया गया है। यानी इसकी जो डेंसिटी है, सॉरी इसकी जो हाइट है वो h है, और इसमें एक रो डेंसिटी का लिक्विड भर दिया गया है। क्लियर? फाइंड द डेप्थ फ्रॉम टॉप सरफेस वेयर अ होल मस्ट बी मेड। ये ध्यान से समझो, बोल रहा है कि एक डेप्थ आपको करना है, छेद करना है, छेदा करना है, ऑरिफिस बनाना है ना। फिजिक्स के टर्म में ऑरिफिस बनाना है, और नॉर्मल अपने टर्म में एक छेद करना है। कहां करें? सो डैट, इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा, द रेंज ऑफ फ्लूइड इज मैक्सिमम। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है। आपको इमेजिन करना क्या है? आपको इमेजिन ये करना है कि भाई साहब अगर मान लो मैंने यहां पे ओरिफिस कर दिया तो क्या होगा, मैंने अगर यहां पे छेद कर दिया तो क्या होगा। अब जस्ट थोड़ा सा इसको रिलेट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा सोच लिया भाई। जैसे ही आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई अगर आप एक सिलेंडर से एक बकेट में कहीं पे छेद करते हो तो जो पानी निकलता है उसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो √2GH था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला हमने कितने ढेर सारे एजम्पशन करके निकाले थे। हमने एजम्पशन किया था कि भाई यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम हो, ये वाला जो एरिया है वो ओरिफिस के एरिया के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हो, तब ये सब करके हमने ये फॉर्मूला निकाला था। और स्मॉल h वो हाइट है सरफेस से कि आप कहाँ पे छेद कर रहे हो। यानी आप इस फॉर्मूले को अगर ध्यान दो तो ये आपसे ये कह रहा है कि आप अगर यहाँ पे छेद करोगे तो स्पीड सबसे ज्यादा होगी। पर आप सोचो यहाँ पे छेद करोगे तो पानी की रफ्तार तो बहुत ज्यादा होगी, पर पानी तुरंत तो यहीं गिर जाएगा, तो रेंज तो 0 होगी। प्रोजेक्टाइल याद करो, प्रोजेक्टाइल है ना, कि भैया 45 पे फेंकते थे रेंज ज्यादा होता था, 45 से कम पे रेंज कम होती थी, 45 से ज्यादा में भी रेंज कम होती थी। अगर आप यहां कर दोगे तो भाई स्पीड ही नहीं रहेगी। तो यानी आपको एक रेंज का फॉर्मूला याद आ रहा है। क्या था रेंज का फॉर्मूला? रेंज का फॉर्मूला था ux इंटू टाइम ऑफ लाइट। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है। अब रेंज आपका दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बेसिकली ये इस बात पे डिपेंड करता था कितनी हाइट पे रखते हैं। तो r बराबर यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला मिलता है वो होता है 2GH। h क्या है? यहां से वो हाइट है, हम जहां पे ओरिफिस कर रहे हैं यानी छेद कर रहे हैं, यहां पे मान लीजिए कर रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं कि यहां से वो मैक्सिमम दूरी पर जाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट में 2h/g। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है? अरे बोले भाई, गलती मत करना। यहां पे जो आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखोगे भाई वो इस हाइट पे डिपेंड करता था कितनी हाइट से आप फेंक रहे हो। तो यहां पे जो आपको आएगा h माइनस स्मॉल h आएगा।
आप में से काफ़ी लोग जो गलती करते हो, वो गलती क्या होती है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। यार याद कैसे याद दिलाऊं कि आपने h हाइट से किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया है ना, यहाँ से, और विद वेलोसिटी u, तो उसका रेंज निकालने का तरीका आपको बताया गया था। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो इस वाले h पे डिपेंड कर रहा था। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात है ना? अब अगर मिटा के इन सबको जोड़े, अब एक काम करो, दोनों तरफ थोड़ा मैथ लगाते हैं। अब हमको चाहिए आर मैक्सिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा, कहीं पे भी मैक्सिमम मिनिमम आता है तो हमको क्या करना पड़ता है? अरे बोलो ना भैया, क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन करो और इसे जीरो कर दो। अब डिफरेंशिएशन में यहां पे थोड़ा सा हम लोग बुद्धि लगाते हैं। स्क्वायर कर दो पहले तो, देखो सॉरी, अगर आप स्क्वायर करोगे देन यू विल गेट जी से 2gh इंटू 2h माइनस h बाई जी से जी कैंसिल, तो आर स्क्वायर आपको मिल रहा होगा 4h इंटू h माइनस h। हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर के डिफरेंशिएशन को जीरो कर देंगे, है ना? आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। जरा आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक बार मेरे लिए करना। देखो अब सुनो, मैथ वाला टर्म है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आर किसका फंक्शन है? यहां पे वेरिएबल कौन सी चीज है? स्मॉल h। क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी, आप छेद यहां करते हैं, आप छेद यहां करते हैं, आप छेद यहां करते हैं, कहीं भी करते हैं। कैपिटल H सवाल में दिया है, वो तो वेरिएबल नहीं है, ठीक है, फोर तो कांस्टेंट ही है। तो रेंज कुल मिला के h पे डिपेंड कर रहा है। तो अब अगर आप चाहते हो कि r की मैक्सिमम वैल्यू मिले, है ना, तो r की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? dr बाई डी को जीरो पुट कर दोगे। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि r का डिफरेंशिएशन करना थोड़ा टफ है क्योंकि अंडर रूट में आ रहा है, तो हमने बुद्धि लगाई, आर स्क्वायर कर दिया। आर स्क्वायर करते आपको ये एक टर्म मिला, मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन कर दो। और किसके टर्म में करना है? h के टर्म से करना है। तो आप क्या लिखोगे? डी एच ऑफ आर स्क्वायर। ये आपको जनरल डिफरेंशिएशन पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर आप ध्यान दो। डी एच ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी एच ऑफ, ये पूरे का हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, ये है क्या? h इंटू एच माइनस 4h स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो, जैसे आप इसका करोगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, है ना, इसका हो जाएगा 2r, और फिर r का करोगे तो हो जाएगा dr बाई डी, और इसका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ h माइनस 8h। अब आपने खुद बोला कि dr बाई डी जीरो हो, तो ये टर्म जीरो हो गया, तो आपका इधर पूरा जो साइड है वो जीरो हो जाएगा। देन यू विल गेट 4 कैपिटल H माइनस 8 स्मॉल h, और जब आप सॉल्व करोगे देन h इज इक्वल टू आपको मिलेगा कैपिटल H बाई 2। आप इस रिजल्ट को एक बार देखो, आप इस रिजल्ट को एक बार देखो। हमने कुछ नहीं किया, हमने बोला कि आपको कहाँ पे छेदा करना है कि जो यहाँ से पानी निकले वो बहुत दूर तक जाए, मतलब मैक्सिमम दूरी पर जाए। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे छेदा कर दिया ना तो आपको पानी यहीं से आके ऐसे गिर जाएगा, यहाँ पे करोगे तो पानी यहाँ गिर जाएगा, यहाँ करोगे तो पानी यहाँ गिरेगा। एक ऐसा पॉइंट हमें चाहिए था जहां पे हम छेद कर दें तो पानी मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरे, ठीक है। मैंने आपको बोला था आप एक बॉटल लो, आप ये चीज ना आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो उसका। तो हमने सॉल्व किया। अब देखो आपको कहाँ पे इरिटेशन आई होगी, आपको कहाँ पे चीजें नहीं समझ आएंगी, वह मैं जानता हूँ। पहले चीज तो आपको ये नहीं समझ आया होगा, अब इसीलिए बोला जाता है कि आप फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स को ध्यान से पढ़ो। दूसरी चीज है ना, यही तो एक ही चीज समझ नहीं आई होगी, बाकी ये उसी का तो पार्ट है कि भाई मैक्सिमा मिनिमा कहीं पे करना होता था तो हम उसका डिफरेंशिएशन जीरो करते थे। अब इसका डिफरेंशिएशन हमने कुछ ही नहीं किया था भाई। अगर आपको नॉर्मली किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करना होता है, जनरल डिफरेंशिएशन जो होता है वो यही तो होता है कि अगर आप किसी आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो आपने ये पढ़ा होगा y बराबर एक्स स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा, इसका तो डिफरेंशिएशन कर लेते हो। मैं आपको इसका जनरल डिफरेंशिएशन करके बता रहा हूं। आप एक काम करो, इधर क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, y लिखा है, तो y का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का सर y का तो 1 होगा, y का 1 हो गया। अब इसके साथ यहां पे तुम्हें dy लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। ये मत पूछना किसके रेस्पेक्ट में, जनरल डिफरेंशिएशन बता रहा हूं।
अब x है तो उसके साथ dx जोड़ दो। आप तो यही करते थे। अब एक तो तरीका ये होता था करने का, या तो आपको यही चीज बोला जाता था आप इसका डी डी एक्स कर दो। तो आप इसका जब डी डी एक्स करते थे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आप निकालते थे 2x। अब इसी को जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलता है 2x dx। बताओ, आपको सेम ही रिजल्ट तो मिल रहा है भाई, सेम ही रिजल्ट तो मिल रहा है। तो यही चीज हमने यहां पे आपको करने को बोली कि भाई आप आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो एक बार के लिए। आर स्क्वायर का क्या होगा, 2r dr, कहा गया 2r dr, और यहाँ पे h है तो आप इसका करोगे तो 4h dh माइनस 8h dh हो जाएगा। चलो मैं उसको इसी तरीके से करके दिखाता हूँ, है ना। मैं इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से करके दिखाता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसका क्या करोगे, इसका हो जाएगा 2r फिर dr लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू इसका, यहाँ पे था 4h इंटू h, इसका करना है देखो, ये तो था, देखो ये क्या था 4h माइनस 4h स्क्वायर, ये तो था। अब इसका करो, इसका आएगा देखो, इसमें ये कांस्टेंट है 4 कांस्टेंट है, आपको सिर्फ h का करना है। और h का डिफरेंशिएशन क्या होगा, h का डिफरेंशिएशन आपका सिर्फ होगा 1 होगा। तो यहाँ पे आएगा 4h dh माइनस यहाँ पे h स्क्वायर का क्या होगा 2h, तो हो जाएगा 4 2 जा 8h फिर dh कॉमन करो तो 2r dr इज इक्वल टू 4h माइनस 8h इंटू dh। और आप इसको इधर भेज देते थे तो 2r dr बाई dh इज इक्वल टू 4h माइनस 8h। अब भाई ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको बस सिखा सकता हूँ भाई ये चीज है, आपको यहाँ पे ये चीज स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और आप गलती कर रहे हो वही, है ना। अब आप सॉल्व कर लो, इसी को तो मैंने 0 बोला था। जब ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा h 4h बराबर 8h, और आपको स्मॉल h चाहिए था तो आपको आएगा h/2। ठीक है, ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आपके होते हैं। ठीक रहेगा, तो आप इसको एक बार नोट कर लो फिर हम आते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, है ना, ध्यान से, मैं लिटरली बता रहा हूं ध्यान से, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट की बिल्डअप को मतलब चैलेंज करता है कि आपने डेरिवेशन को कितना अच्छे से सीखा था। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि मतलब सवाल ऑब्वियस सी बात है पूरा नहीं लिखा हुआ है पर मैं समझा देता हूं, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखा करो, है ना। बोला गया कि आपके पास एक कंटेनर था, कंटेनर में 2 इमिसिबल लिक्विड्स भरे गए हैं। ऑब्वियस सी बात है दोनों मिक्स नहीं हो रहे, दोनों की लेयर है। इमिसिबल मतलब ऑब्वियस सी बात है समझ रहे हो, जो मिक्स नहीं होते हैं हम उन्हें इमिसिबल बोलते हैं। एक की डेंसिटी ρ1 है, एक की डेंसिटी ρ2 है। ρ1 वाला h1 हाइट तक भरा गया, ρ2 वाला h2 हाइट तक भरा हुआ है। हमने कंटेनर के एकदम बॉटम में यहाँ पे एक छेद किया हुआ है जिसका एरिया A है, और ऊपर जो अपना कंटेनर है वो ओपन कंटेनर है जिसका ऊपर का टॉप एरिया कैपिटल A है। तो आपको पूछा गया है आपसे कि VE की वैल्यू बताओ, यानी पानी कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा आपको वो बताना है। और ऑब्वियस बात है जो चीजें आपको गिवन है उन्हीं के टर्म्स में बताना है। आपको ρ1 ρ2 h1 और h2 के टर्म्स में VE की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ VE यानी इफ्लक्स वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ ρ1 ρ2 h1 एंड h2। इज दैट क्लियर? आपको आगे कंडीशन दिया गया इफ A इज मच ग्रेटर देन कैपिटल A इज मच ग्रेटर देन स्मॉल a। क्लियर है बात? तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है, अब जब 2 लिक्विड आ गए तो आपका कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। सर क्यों? रीजन बिहाइंड दैट कि जब आपको डेरिवेशन कराया गया था तो वहां पे हमने सिर्फ एक लिक्विड माना था, यहाँ पे 2 लिक्विड आ गए हैं। सर कैसे करें? बेसिक से। बेसिक से कैसे? जैसे आपको डेरिवेशन भी सिखाया गया था। डेरिवेशन कैसे था? बर्नौलीज प्रिंसिपल की बेस पे। तो अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, यहाँ के मॉलिक्यूल्स का हम लेते हैं, देखो वही पॉइंट्स है ना। एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे और यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स पे बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है वो एप्लीकेबल होगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड है, फ्लो कर रहा है तो एप्लीकेबल तो होगा ही। ठीक है, लगाते हैं। तो लगाने का तरीका क्या था? हम लिखते प्रेशर है @1 प्लस हाफ रो। अब ध्यान से सुनो पहले, यहाँ पे आपको अच्छा ठीक है पहले लिख लेते हैं हाफ रो V1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको कुछ लिखना रहेगा प्लस रो G, यहाँ पे हमको कुछ लिखना रहेगा
है ना। चलो पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, मैं आपको डाउट में नहीं डालता हूँ बिल्कुल भी, वरना फिर वैसे ही थोड़ा टफ है और आप डाउट में चले जाओगे। सुनिए, हमने रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे माना, अब मैं बता रहा हूँ, आपको अपने दिमाग में नहीं लगाना है। यहाँ पे हमने माना कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब आप लोग कंफ्यूज कैसे हो, तो ध्यान सुनना, हम 2 पॉइंट पे यानी 1 पे और 2 पे क्या लगाने वाले हैं, बर्नौलीज थ्योरम लगाने वाले हैं। चलो 1 के बारे में सब कुछ लिखो, क्या बोला था, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, सॉरी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तक गलती हो गई, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो चीज रहता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे 1 पे लिखेंगे तो प्रेशर एट 1 प्लस हाफ, ये क्या होता था, हाफ रो वी स्क्वायर क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल्स की लिखने वाले हो, ये 1 वाले के, और 1 वाले का आप मास लिखोगे तो 1 वाले का मास कैसे लिखते थे, m इंटू डी करके, भाई मास सॉरी रो इंटू डी करके लिखते थे। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है, रो 1, तो रो 1 आएगा और डी तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे मानोगे इसकी वेलोसिटी v1 स्क्वायर। क्लियर है बात। फिर बताता हूँ भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ के पार्टिकल्स का मास कितना होगा, मास आप लिखोगे रो इंटू डीवी। अब पर यूनिट वॉल्यूम लिख रहे हो तो डीवी से डीवी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा हाफ रो 1 v1 स्क्वायर। रो 1 क्या है, इनकी डेंसिटी है, और v1 क्या है, इनका वेलोसिटी है। क्लियर है बात। प्लस अब यहां पे देखो, आप इन मॉलिक्यूल्स का क्या लिख रहे हो, इन सारे पार्टिकल्स का क्या लिख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी। आपने एक बॉल मान लो पकड़ के रखिए, बॉल का मास m है, यहाँ पे एक पार्टिकल को मानो, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो ऊपर है, और कितना ऊपर है, h1 प्लस h2। अब उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, mgh, और m को रो इंटू डीवी के टर्म से लिखो तो क्या हो जाएगा, रो 1 इंटू डीवी। अब डीवी से डीवी तो कैंसिल आउट हो गया था सर, क्यों, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रो 1 g। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा h1 प्लस h2। अब आपके दिमाग में डाउट आया, सर यहाँ पे हमने h1 क्यों नहीं लिखा, भाई पोटेंशियल एनर्जी में आप हाइट लेते थे कहाँ से, रेफरेंस फ्रेम से। मैंने बोला था ना कि आपके बेसिक को बहुत बढ़िया से चैलेंज करने वाला है। फॉर्मूले में आप जो mgh पढ़ते थे वो क्या था, रेफरेंस फ्रेम से हाइट रहती थी। अब यहाँ पे बताओ रेफरेंस फ्रेम से पार्टिकल की हाइट कितनी, h1 प्लस h2 ही तो है यार, बात कर रहे हो। अब इधर देखो, प्रेशर एट 2 प्लस हाफ, कौन सा लिक्विड निकल रहा है, डेंसिटी जिसकी रो 2 है, तो यहां लिखोगे रो 2 वी का स्क्वायर प्लस, अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक, ओके, इज दैट क्लियर। अब ध्यान से देखो, जो प्रेशर 1 पे है वो कितना है, PATM है, और यहां पे आप देखो ये हो जाएगा हाफ रो 1 v1 का स्क्वायर प्लस रो 1 g h1 प्लस h2 इज इक्वल टू PATM प्लस हाफ रो 2 VE का स्क्वायर। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक है। अब PATM से PATM कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे समझना, आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा, हाफ रो 1 v1 स्क्वायर प्लस रो 1 g h1 प्लस h2 इज इक्वल टू हाफ रो 2 VE का स्क्वायर। सर अब इसका क्या करें, भाई साहब अगर ये वाला एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ये वाला एरिया बहुत कम होगा, तो यहां पे जो हाइट होगी वो बहुत धीरे धीरे कम होगी, आपको नहीं लगेगा कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो v1 की वेलोसिटी क्या मान सकते हो आप, 0 मान सकते हो, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है, आपको बताए थे। आप लिखोगे क्या, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, बोले ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, तो आपको हो जाएगा रो 1 g h1 प्लस h2 इज इक्वल टू हाफ रो 2 VE का स्क्वायर। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 2 रो 1 g अपॉन में रो 2 इंटू h1 प्लस h2 इज इक्वल टू VE का स्क्वायर। अब VE का स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में बन जाएगा। क्या आपको ये सवाल समझ आया, क्या आपको ये सवाल समझ आया, बताइए, क्या आपको ये सवाल समझ आया। देखिए इस सवाल में है क्या,
इस सवाल ने आपको जो डेरिवेशन आपको कराया गया था उस टाइम आपने बर्नौलीज को अच्छे से सीखा था कि नहीं सीखा था, वो इस बात को चैलेंज कर रहा है। आप इस बात में बताओ कि यहाँ पे जो आप लिख रहे हो ना, आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर ये यहाँ पे आपने रो 1 कैसे लिख दिया आप रो जी H1 प्लस H2 कैसे लिख रहे हो। मैंने वो चीज़ बढ़िया से एक्सप्लेन की है, लेकिन दोबारा बोल रहा हूँ कि भाई साहब अब यहाँ पे आप रो 1 जी H1 प्लस H2 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आप याद करो पोटेंशियल एनर्जी का जब आप फॉर्मूला लिखते थे वो होता था mgh। अब यहाँ पे आप कौन से पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, 1 वाले पार्टिकल की ना। अब यहाँ का पार्टिकल है तो यहाँ का आप मास कैसे लिखते हैं, m1 बराबर रो 1 इंटू डी करते कि नहीं लिखते। अब ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यानी आपने मास को dv से डिवाइड कर दिया है, आपको रो 1 ही तो मिलेगा यार। जैसे आप लिखते थे mgh, ये होता था पोटेंशियल एनर्जी, अब आपने उसको dv से डिवाइड कर दिया, आपको क्या मिलेगा, m बाई dv क्या होता है, डेंसिटी ही तो होती है। तो यहाँ पे आप डेंसिटी किसकी लिखोगे, इस वाले पार्टिकल की डेंसिटी लिखोगे। यहाँ पे आप डेंसिटी किसकी लिखोगे, यहाँ पे भाई पार्टिकल कौन सा निकल रहा है, 2 नंबर वाला निकल रहा है, सॉरी रो 2 वाला निकल रहा है। आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, हाफ m 2v स्क्वायर, और m2 की डेंसिटी के टर्म्स में लिखते क्या होता है, हाफ रो 2 dv इंटू वी का स्क्वायर। अब dv से आपने क्या लिखी, डिवाइड किया है ना यार, याद करो डेरिवेशन ना। सर H1 प्लस H2 क्यों हुआ, याद करो जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे जो H होता था mgh में, जो H होता है ये H आपका रिफरेंस फ्रेम साइड होता है। भाई अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल रखता H हाइट देता तो आप यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी आप mgh नहीं लिखते। बोलो क्लियर है बात। अब इसको नोट करो और अच्छे से समझो भी, और अपनी गलतियों से सीखो। तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। आपके सामने एक सवाल है, आपको इस सवाल को वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल को ट्राई करेंगे और फिर आप मुझे रेशियो ऑफ रेंजेस बताएंगे। सवाल पढ़िए पहले, क्योंकि एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको समझाने वाले हम तो नहीं रहेंगे ना यार, आपको खुद से समझना पड़ेगा। आप सवाल पढ़ोगे, आप सवाल को समझोगे खुद से, मतलब उस टाइम हम नहीं रहेंगे समझाने के लिए, आपको फॉर्मूला वगैरह कॉपी नहीं रहेगी ना। आप सीखो, यहाँ से लर्न करो, वीडियो को पॉज करो, सीखो, क्योंकि सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शुरुआत में हमने भी अपने टाइम पे ये गलतियाँ की थी, फिर बाद में हमने उन गलतियों से सीखा, क्योंकि हमारे सर बोलते थे बेटा सवाल करो, हमें भी आपके समान थे, सवाल नहीं करते थे, ठीक है सर तो बताएंगे तब सीख लेंगे, पर एट द टाइम ऑफ हमें रियलाइज हुआ कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, है ना। फिर हमने जब सवालों को करना सीखा तो हमने अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखी, वरना भाई सवालों से डर लगता था, डीबीपी के सवाल हो जाते थे, बस बुक के सवाल कहीं पे अलग सवाल आते थे तो डर लगता था मेरे को। लेकिन जब हमने सवालों को खुद से पढ़ना सीखना शुरू किया, देन आई वाज कॉन्फिडेंट, तब कॉन्फिडेंस आया। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सवालों को बढ़िया से पढ़ो, उन्हें समझो, फिर करो, वरना भाई आपकी अंग्रेजी कमजोर हो जाएगी। तो चलिए मैं करता हूँ। बोला जा रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसका हाइट h है, उसे एक लिक्विड से भर दिया गया है, उसमें 2 होल किए गए हैं। तो एक अपने पास कोई सिलेंडर है जिसका हाइट h है ना, इसमें 2 होल्स किए गए, एक होल किया गया टॉप से h/4 पर, है ना, एक होल किया गया टॉप से h/4 पर यहाँ पे, और एक होल किया गया बॉटम से h/4 पे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। अब आपसे पूछा गया बताओ रेशियो ऑफ रेंजेस। भाई यहाँ पे इफ्लक्स वेलोसिटी मान लो v1 है, यहाँ की इफ्लक्स वेलोसिटी v2 है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप यहाँ पे छेद करोगे तो पानी यहाँ से निकलेगा, कुछ दूरी पे जाके गिरेगा, यहां से भी पानी निकल के कुछ दूरी पे जाके गिरेगा। अब आपसे पूछा गया दोनों की रेंजेस का रेशियो बता दो। तो रेंज का फॉर्मूला आपको बताया गया था, रेंज बराबर होता है u x इंटू टाइम ऑफ लाइट, यानी x में वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ लाइट। और यहाँ पे x वाली वेलोसिटी क्या होगी भाई, आप जो लिखते थे √2gh इफ्लक्स वेलोसिटी में, वो हाइट होती थी टॉप से, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे पहले केस में क्या लिखोगे 2gh/4, और ये टर्म अंडर रूट में रहेगा, r1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट में आप इसके बाद की हाइट लिखते थे, भाई कितने से गिरा रहे हो, तो ये हाइट कितना हो जाएगा 3h/4, ये तो होगा,
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इनटू अंडर रूट में टाइम ऑफ लाइट क्या होता था, टाइम ऑफ लाइट, अरे बताओ भाई, 2h/g। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 इंटू एच कितना है, 3h/4। ये वो वाला एच नहीं है, ये हाइट जमीन से कितनी ऊपर है वो देखा जाता था, अपॉन में g ये होता था। अब आप सॉल्व करो तो R1 की वैल्यू क्या मिलेगी, R1 की वैल्यू मिलेगी, चलो फिर अभी सॉल्व नहीं करते ना, बड़ा अजीब सा आ रहा है, देख ही लेते हैं। एक काम करो, R2 की वैल्यू निकालो, R2 की वैल्यू कितनी होगी। अब R2 में आप ये वाली हाइट देखोगे तो यहाँ पे इफ्लक्स वेलोसिटी क्या होगी, तो ये हाइट कितनी होगी टोटल, ये h/4, देखो ये टोटल h है, इसमें से ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3h/4, यानी ये हाइट हो जाएगी 3h/4। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2g 3h/4। ये समझ आया ना, तो मैंने 3h/4 क्यों लिया, भाई ये टोटल हाइट h है, जमीन से कितने ऊपर है, h/4, तो ये बचा हाइट कितना होगा, 3h/4, तो ये यहाँ पे लिखते थे। फिर अंडर रूट में यहाँ पे आप हाइट लिखोगे, सॉरी टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला, तो हाइट कौन सी लेते थे, ये वाली, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ h/4 इंटू जी। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आप देखो तो आपको ये दिख रहा है कि R1 और R2 का जो रेशियो आ रहा है वो तो 1 आ रहा है, यानी अगर ये वाला पानी यहां पे आके गिर रहा है तो यहां वाला पानी भी यहीं पे आके गिरेगा, यहां वाला पानी भी यहीं पे आके गिरेगा। और आपने ये सेम चीज वहां पे भी सीख दी, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में, कि अगर 30 पे आपने सेम वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका है, 60 से फेंका है, 60 एंगल पे फेंका है सेम वेलोसिटी से, तो उनका जो रेंज आता था वो सेम आता था। तो वहां पे आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थ्योरम के रूप में पढ़ा हुआ था। तो पहले आप इस रिजल्ट को एक बार नोट करो, है ना, सवाल को नोट करो, रिजल्ट को नोट करो, आप जैसा भी समझो, फिर हम आगे बात करते हैं इसके एनालिसिस के ऊपर, है ना। और फिर यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ जो इसका रिलेशन है वो खत्म करते हैं। फिर हम इसका बात करते हैं फोर्स रिएक्शन ऑन सिलेंडर के बारे में, है ना, आपको थोड़ा सा ग्लिम्स बताते हैं। अब आप खुद सोचो कि भाई जब पानी आगे जा रहा होगा तो एक फोर्स इसके ऊपर पीछे नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा ना। अगर आप खुद सोचो भाई पानी जोर से जा रहा है तो भाई इसकी वजह से एक फोर्स पीछे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, लग रहा होगा ना। जैसे आपने पाइप में से पानी निकल रहा हो आगे की तरफ, तो पाइप हमेशा पीछे आती है कि नहीं आती है, हम उनकी बात करेंगे। इसे बोलते हैं, या इसे हम एक टॉपिक के नाम पे पढ़ते हैं, फोर्स रिएक्शन ऑन सिलेंडर के बारे में। तो ये आपका जो भी मतलब कनेक्शन था प्रोजेक्टाइल के साथ, हमने इसे बताया। आपको अगर आपके पास कोई अच्छी बुक होगी तो आपको इसके ऊपर इस टॉपिक से रिलेटेड और सवाल मिलेंगे, तो आप उन्हें सॉल्व करें, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें, फिर से नोट करें, फिर हम एनालिसिस की बात करते हैं। चलिए हम इसके पहले एनालिसिस की बात करते हैं। या एक काम करो, रिजल्ट लिख लो, आप कुछ भी लिख लो, नोट पॉइंट बना के लिखो, एनालिसिस लिखो, जो मर्जी वो कर लो। वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक कंटेनर है और उस कंटेनर यानी सिलेंडर है, उस सिलेंडर का जो हाइट है अगर वो कैपिटल H है, आपने पहली बात तो एक छेद यहां से टॉप से H1 हाइट पे किया और एक छेद आपने टॉप से H2 हाइट पे किया, है ना। अगर आपने एक छेद यहां पे किया, पानी निकल रहा है, और एक छेद यहां पे किया है, पानी निकल रहा है। अब रिजल्ट क्या कहता है कि अगर H1 प्लस H2 सॉल्व करने पे H के बराबर आ जाते हैं तो दोनों के लिए जो रेंज होगा वो सेम होगा। सेम चीज अभी हमने किया था कि भाई यहां से हमने H/4 पे छेद किया था और फिर यहां से 3H/4 पर हमने छेद किया था। आप एक काम करो, दोनों को जोड़ो, ऐड करो, जरा ऐड करो, हो गया। ऐड करने पे रेंज सेम आएगी क्योंकि ऐड करने पे H आ रहा है ना वैल्यू, तो जब ऐड करोगे तो H आएगा, और जैसे H आए तो आप बोल देना कि R1/R2। ये आपका रिजल्ट है। भाई मेहनत की है इतना तो कुछ तो रिजल्ट निकलना चाहिए। दूसरा चीज, आपने ऐसा ही एक चीज पढ़ा था जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे कि अगर आप 60 + 30 लेते हो और 90 आता है, यानी अगर आपका एंगल का जो सम है वो π/2 आता है, उन्हें आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हो, तो आपकी जो रेंज होती थी वो सेम होती थी। सेम चीज यहाँ पे है कि भाई अगर
एच आ रहा है तो रेंज सेम होगी। और दूसरी चीज आपसे पूछा गया था, बताओ यहाँ पे आर मैक्सिमम कितना होता था, तो इसका आधा आता था 45 डिग्री। वैसे यहाँ पे मैं पूछूं भाई आर मैक्सिमम कब आएगा, ये नोट पॉइंट 1 था, ये नोट पॉइंट 2, तो आप इसका आधा कर दो तो कितना पे आएगा, h/2 पे। आपको ये दोनों रिजल्ट निकलवाएंगे कि h/2 पे रेंज मैक्सिमम आएगी, और अगर h1 प्लस h2 h के बराबर होंगे तो आपका रेंज आपस में बराबर होगा। क्या आपको ये बात समझ आई? ये आपकी एनालिसिस है, आप इसे याद करोगे तो आप कैलकुलेशन से बच जाओगे, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे वो याद करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं, जो कि आपका है फोर्स रिएक्शन ऑन सिलेंडर। फोर्स रिएक्शन ऑन सिलेंडर की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये आपके बोर्ड्स में नहीं है, ये प्योर कंपटीशन है ना। फोर्स रिएक्शन ऑन सिलेंडर मैंने आपको इसका ग्लिम्स दे दिया था। कहानी क्या है कि भाई अगर आपके पास एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने कोई लिक्विड भर दिया है, आपके पास कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने एक लिक्विड फिल कर दिया है, और इस लिक्विड को जो आपने फिल किया उसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। पहले तो पूरी कहानी वही ओरिफिस वाली करते हैं, और आपने यहां से h हाइट पे एक ओरिफिस यानी एक छेदा किया है जिससे पानी निकल रहा है, और VE से निकलेगा। तो जल्दी से बताना, अगर h हाइट पे आपने किया है तो VE का फॉर्मूला क्या होगा, √2GH ये होता था, ठीक है, क्लियर है ना। अब आपको यहां पे एक चीज बताई गई थी कि भाई इसका जो एरिया है अगर हम मान लें A है, और इसका एरिया हम मान ले स्मॉल a है, तो ये डेरिवेशन करके ये रिजल्ट कब आता था, जब A की वैल्यू कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल a की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। अब आप खुद सोचो कि अगर पानी आगे जाएगा तो वो पीछे की तरफ एक रिएक्शन फोर्स नहीं लगाएगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि भाई जब पानी आगे जा रहा होगा तो वो पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स नहीं लगा रहा होगा, लगा रहा होगा ना, तुम्हारे दिमाग में भी तो आ रहा होगा। अब भैया नहीं आ रहा तो हम कैसे बताएं आपको, अरे तुम पानी आगे जा रहा है तो पानी एक फोर्स पीछे लगेगा, अब उसी फोर्स का नाम है रिएक्शन फोर्स, और वो किस पे लग रहा होगा, सिलेंडर पे लग रहा होगा, ठीक है, किस पे लग रहा होगा, सिलेंडर पे लग रहा होगा। हम इसी रिएक्शन फोर्स जो है, इसी रिएक्शन फोर्स का डेरिवेशन करने वाले, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, F रिएक्शन फोर्स का डेरिवेशन करने वाले हैं कि वो होता कितना है। सर करेंगे कैसे, सर फोर्स क्यों लग रहा होगा, सब डाउट आपके आ रहे हैं, तो हम लोग सब कुछ क्लियर करते हैं, है ना। पहली चीज आप ये समझो कि ये एरिया हम बहुत बड़ा ले रहे हैं, तो इससे फायदा ये होगा कि आपका जो VE है वो √2GH आ जो रहा है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। समझ आ रही बात, क्यों, क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, और बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से ये H बहुत तेजी से चेंज नहीं होगा। तो हम इस रिएक्शन फोर्स का जो वैल्यू है वो निकालने वाले हैं फॉर्मूला से। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अब आप पहले ये बताओ, जो पानी निकल रहा होगा उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा। भाई जो पानी निकल रहा है उसका कुछ रेट ऑफ फ्लो होगा, हाँ, और dV/dt जिसे आप पढ़ के आए हो A/V होता है ना। एरिया कितने एरिया से, मतलब एरिया बता दो, और कितनी वेलोसिटी से पानी निकल रहा है, दोनों का इसे आप बोलते हो रेट ऑफ फ्लो। अब मुझे बताओ यहाँ पे dV/dt जो ओरिफिस से निकल रहा होगा वो क्या होगा। अरे इस छेदा से पानी कितना, उससे रेट ऑफ फ्लो कितना हो रहा होगा बताना। तो ओरिफिस का एरिया A/VE होगा। क्लियर है बात, ठीक, कुछ नहीं करना, छोटा सा आपको डेरिवेशन है। आप दोनों तरफ क्या रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जैसे आप दोनों तरफ रो से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा ρ/dV/dt, और ये कहां से, ओरिफिस से है, आपको मिलेगा ρ/A/VE। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब इस रो को अंदर भेज दो, आपको क्या मिलेगा, d/ρ/V/dt ऑफ ओरिफिस, और ये हो जाएगा ρ/A/VE। क्लियर, ये क्या लिखा है, ρ/V मास है, तो
आपको मिल रहा है dm/dt, और ये ओरिफिस, तो ये हो गया रो इंटू ए इंटू वी। अब आपको याद होगा न्यूटन का सेकंड लॉ, जब आपको पढ़ाया गया था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? अब यहीं से हम चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? F बराबर डी पी अपॉन डी टी, और पी को आप लिखते थे डी डी टी ऑफ एम इंटू वी। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लगाते थे? प्रोडक्ट रूल लगाते थे, तो हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता था v डी एम अपॉन डी टी प्लस में m डी वी अपॉन डी टी। क्या आपको याद है? याद है कि भूल गए? अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने शुरुआत में बोला कि आपको जो v है वो कांस्टेंट है, यानी ऑरिफिस से जो वाटर निकल रहा है उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो ये तो उसका रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा। तो जो फोर्स आ रहा होगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा? जो मास चेंज हो रहा होगा उसकी वजह से आ रहा होगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा वीई, और डीएम बटे डी की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे तो रो ए वीई का स्क्वायर वीई रहेगा, सीधे आपको मिलेगा रो ए इंटू वीई का स्क्वायर। एक स्टेप आगे बढ़ गया था मैं, लिख ये रहा था, पहुंच यहाँ गया था। क्या आपको डेरिवेशन समझ आया? देखो डेरिवेशन में कुछ नहीं था, बहुत छोटा सा एक आपने सब कुछ पढ़ा हुआ था, बस हमने एक चीज से उसे लिंक कर दिया था। लिंक इस क्या थी कि हमने आपको पढ़ाया था ये, हमने आपको पढ़ाया था ये, हमने इन दोनों में इसमें थोड़ा बहुत ना मैथमेटिकल लोचा करके यहाँ तक पहुंचे, फिर आपको ये पढ़ाया गया था, हमने सबको आपस में जोड़ दिया, सबको आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब जैसे जोड़ दिया वैसे आपको एक फॉर्मूला मिल गया। अब ये क्या है? रिएक्शन फोर्स है, यानी इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा रो ए वी ई का स्क्वायर। क्लियर है बात? तो आप इसे नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हो, एक काम करते हैं एनालिसिस कर लेते हैं जो अभी आपने पढ़ा। अब ये एनालिसिस जो मैं करता हूँ ना, आपको इनके शॉर्ट नोट्स बना के, यानी इन्हीं को आपको लिख के दीवारों में चिपका लेनी चाहिए, या आप एक कॉपी में इन सारे एनालिसिस को लिख लिया करो। क्यों? क्योंकि ये आपको जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको काम आएंगे। ये डेरिवेशन उतना काम नहीं आएगा, डेरिवेशन मतलब है ही नहीं स्कूल में, वो तो समझाने के लिए था। आपको अल्टीमेटली काम ये आएगा कि अगर आपके पास एक कोई कंटेनर है, उस कंटेनर से जो अगर पानी आगे निकल रहा है वीई से, तो इस पानी निकलने की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड होगा रो ए वीई का स्क्वायर। और अगर वीई की बात करें तो अगर यहां से एच डिस्टेंस, एच हाइट नीचे आपका छेद किया गया है, तो ये आता है 2g एच के बराबर, है ना। और यहाँ पे जो रो है वो इस पूरे लिक्विड का जो हमने भरा है वो डेंसिटी है। यही तो आपकी एनालिसिस है। बाकी जो डेरिवेशन है वो आपके काम में आएंगे, पर मोर ऑफ द मतलब मोर देन मतलब ये तो काम आएगा ही ना। क्लियर है बात? चलिए हम एक सवाल करते हैं, है ना। ये एनालिसिस आपके काम आने वाली होती है शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? चलिए हम लोग सवाल की बात करते हैं। सवाल ये है कि अपने पास एक कंटेनर है ना। इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड भरा हुआ है ना। हमने क्या भरा हुआ है? एक लिक्विड जिसका डेंसिटी रो है। जिसका डेंसिटी क्या है? रो है। क्लियर है बात? इस कंटेनर में यहां से h हाइट पर, x हाइट पर, कितने हाइट पे? x हाइट पर एक हमने छेद किया हुआ है ना। अब पानी यहां से निकल रहा होगा, ठीक है। अब इसी कंटेनर में हमने y हाइट नीचे, है ना, y हाइट नीचे, कितना हाइट नीचे? y हाइट नीचे। ये आप ऐसे ना लिखो वरना फिर थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन। यहां से और y हाइट नीचे, यहां से और y हाइट नीचे, यहां से y हाइट नीचे, यहां पे हमने एक छेद किया हुआ है और यहां से भी पानी निकल रहा है ना। अब ऐसी बात है, ये कितना है? ये y है, ठीक है। आपको बताना नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, नेट फोर्स एग्जांपल है आपका। सवाल आपको शायद समझ आया हो कि एक कंटेनर था, कंटेनर में एक छेद हमने यहां किया हुआ है, एक छेद हमने इस छेद से y हाइट नीचे किया हुआ है, और जिसमें लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी रो है। तो आपको बताना है कि फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिलेंडर
कि सिलेंडर पे लगने वाले आपको नेट फोर्स के बारे में बताना है। फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा आपको ये भी बताना है। और इफ इसका एरिया आप ए मान लीजिएगा, स्मॉल ए, और इफ इसका एरिया आप स्मॉल ए मान लीजिएगा, करिए सॉरी यार। अब सुनो, आपके दिमाग में पहली बात तो ये आ ही गया होगा कि सर इधर छेद करेंगे तो ये इधर जाएगा, पर सर इधर वाले छेद की वजह से आपका ये इधर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे जो पानी की वेलोसिटी आएगी, मान लेते हैं v1 है, यहां पे पानी की वेलोसिटी आएगी v2 है। अब आप मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या था, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा F1, क्लियर है, और इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा F2। पहला सवाल, F1 बड़ा कि F2 बड़ा, दोनों की वैल्यू लिखो। F1 की वैल्यू रो ए V1 का स्क्वायर, F2 की वैल्यू रो ए V2 का स्क्वायर। जल्दी बताओ V1 बड़ा कि V2 बड़ा? तो अब ये बात है, जो ज्यादा नीचे होगा वो उतना ही रफ्तार पकड़ेगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो आपका होगा F2 माइनस F1। सॉल्व करो तो आपको मिलेगा रो ए, V1 की वैल्यू आप जरा लिखो तो आपको मिलेगा 2a gx। भाई V1 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में 2gx। अब स्क्वायर करोगे तो 2gx गायब, तो यहां में आपको मिलेगा 2a, या ऐसे लिखो रो ए v स्क्वायर की जगह पे सीधे सीधे आप लिख सकते हो। अच्छा, F2 की वैल्यू पे ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, तो आपका हो जाएगा √2g x प्लस वाई। और भाई साहब ये तो स्क्वायर करने पे अंडर रूट उड़ गया, तो हमने ये लिखा। माइनस में रो ए, यहां पे कितना आएगा 2gx आएगा। सॉल्व करते हैं तो हमें नेट फोर्स जो मिलेगा वो होगा 2g रो ए तो कॉमन है, तो एक काम करो रो ए कॉमन ही कर लो, तो रो इंटू ए इंटू जी कॉमन है, अंदर में बचेगा, देखो रो कॉमन है, ए कॉमन है, जी कॉमन है, अंदर में बचेगा 2 भी तो कॉमन है, देखो 2 भी कॉमन है, अंदर में बचेगा x प्लस वाई माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे तो आपका x x कैंसिल होगा, आपका जो नेट फोर्स आएगा सिलेंडर पे वो होगा 2 रो ए जी वाई। कितना होगा, 2 रो ए जी वाई। क्लियर, समझ आई बात? बड़ा सिंपल सा सवाल था, बहुत आसान था, पर आपको सोचना आना चाहिए। भाई साहब आसान चीजें होती हैं, और फ्लूइड तो आसान है ही, पर क्या होता है ना, अब फर्स्ट बुक इतनी आपको कठिन लग जाती है, सेकंड बुक आप पढ़ते नहीं हो। आप ही के साथ पढ़ने वाले 70% बच्चे सेकंड बुक छूते तक नहीं है, जो सच्चाई है। उनमें से एक सच्चाई हम भी थे, हमने भी सेकंड बुक टच नहीं की थी। वो तो जब पढ़ाने लगे तब पढ़े हैं, उसके पहले हमने पढ़ा नहीं था। हमारा वेव हमें बहुत टफ लगता था, पर पढ़ने के बाद बड़ा आसान लगा था। तो ये सच्चाई है कि काफी बच्चे सेकंड बुक टच तक नहीं करते, पर आप पढ़ के जाओ, आप वैसे 70% वीडियो से आगे हो जाओगे। तो वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें, हम आते हैं अगले सवाल के साथ। तो आपके सामने अगला सवाल है, आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने वाटर फिल करके रखा है और वो 2 मीटर हाइट तक फिल है। यहाँ पे लास्ट में एकदम बॉटम पे एक छेद किया गया है, और ये कंटेनर एक फ्रिक्शन वाली सरफेस पे रखा गया है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। बोला गया वेसल जस्ट स्लाइड्स एज वाटर कम्स आउट, फाइंड द डायमीटर ऑफ होल, यानी इस होल का डायमीटर कितना होगा। तो वीडियो को पॉज करें और इसे ट्राई करें आप इसको। तो अगर आप कैसे करेंगे, नॉर्मल बड़ा आसान सवाल है। आप इस कंटेनर का पहले एफबीडी बनाओ। अगर आप इस कंटेनर का एफबीडी बनाओगे ना, तो पानी निकल रहा है इधर की तरफ, तो कंटेनर पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, है ना, एफ रिएक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, रो ए वी ई का स्क्वायर। अब जस्ट स्लाइड्स के केस में क्या होगा कि ये फ्रिक्शन वाली सरफेस पे है, तो भाई जब ब्लॉक पीछे जाएगा तो इसको फ्रिक्शन अपोज करेगा आगे की तरफ इधर लग के, और कितना लगेगा, अपना लिमिटिंग वैल्यू लगेगा। अब यहाँ पे जस्ट स्लाइड वर्ड है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब दोनों को आपस में बराबर कर दो, तो रो ए वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन आपको पता नहीं है, उसी के लिए उसको पता करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है 100 kg। क्या दिया गया है, 100 kg। तो यहाँ पे आप देखो रो की वैल्यू भाई 10 की पावर 3, एरिया और इसका नहीं पता,
VE कितना हो जाएगा 2GH, तो हो जाएगा 2 × 2 × 10। अरे यार यही तो होगा ना, देखो रो की वैल्यू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा तो था। अब यहाँ पे हो जाएगा 2G और H कितना है 2 है। अब स्क्वायर करोगे, म्यू की वैल्यू 0.4 इंटू G इंटू 100। भाई म्यू mg तो होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। G से G कैंसिल आउट हो गया, इस जीरो से ये पॉइंट उड़ गया, आपको मिलेगा क्या 2 × 2 × 4 कैंसिल आउट। क्या मिल रहा है, एरिया बराबर आपको मिल रहा है 10/10⁻³ हाँ अभी से पता सेंटीमीटर में आएगा। आपको एरिया मिल रहा है 10⁻⁻² और ये मीटर स्क्वायर है। क्या है, मीटर स्क्वायर है, यानी आपको एरिया मिल रहा है मीटर में। और एरिया नहीं पूछा था आपसे, डायमीटर पूछा था। तो एरिया क्या होता है आपको होता है πr², और ये बराबर हो जाएगा 10⁻⁻², यानी 1/100 के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, इधर भेजो तो ये हो जाएगा r² = 1/100 पाई। तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 √π। ये तो होगा, कुछ गलती तो नहीं किया है ना, नहीं। अब अगर आपको रेडियस पता है तो आप डायमीटर कैसे निकालोगे, d = होता है 2 टाइम्स ऑफ r, तो d = हो जाएगा 2/10 पाई, और जैसे सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 1/5 √π, और एक इसमें आएगा मीटर में आएगा। क्लियर है, क्लियर समझ आया, नोट कर ले इसको। आसान सा सवाल था आपके सामने, है ना। एक सवाल आता है स्प्रिंग वाला, ठीक है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट करें। चलिए फिर हम अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। आप सवाल समझाने की जरूरत थोड़ी ना होगी, है समझ तो गए होगे ना, इतना समझदार तो हो ही। बोला गया यहाँ पे तो कार्ड था, कार्ड में पानी भरा गया था, पानी जो भरा गया था उसको डेंसिटी, अरे जो भी लिक्विड भरा गया था उसकी डेंसिटी रो थी, और इफ का एरिया ए था, स्प्रिंग जो था स्प्रिंग का कांस्टेंट के था। बोलेगा कंप्रेशन इन स्प्रिंग इज x, द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ वाटर इज। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे आसान सा सवाल है। सोचो पहले, जब पानी इधर निकलेगा तो स्प्रिंग दबेगी, अब स्प्रिंग दबेगी तो कंप्रेशन आएगा, स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा। अब इस इक्विलिब्रियम के केस में भाई इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, तो इक्विलिब्रियम के केस में हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन है जो फोर्स होगा वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। रिएक्शन फोर्स होता है ρAVE², और स्प्रिंग फोर्स आपका kx होता था। सिंपल, बड़ा आसान सवाल है। तो यहाँ पे VE² करोगे आपको मिलेगा kx/ρA, और VE = आपको मिलेगा √xk/ρA। मत रो भाई, तू मत रो, इसे रोने दे, है ना। ऑप्शन आपका क्या रहेगा, xk/ρA, है ना। तो ये मतलब बहुत आसान सवाल था, एक एप्लीकेशन था इसी का, है ना। आप देख रहे हो 2 लाइन के सवाल आ रहे हैं, और अब ऐसी बात है ये मैकेनिक्स को जोड़ के आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि टफ सवाल नहीं बनाए जा सकते हैं, टफ सवाल बनाए भी जा सकते हैं, पर आप खुद सोचो कि उतना भी ज़्यादा टफ नहीं जितना आप सोचते होगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस पे यही रखते हैं, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि इसके बाद वाले जो लेक्चर है उनमें हम लोग सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इन सब की बातें करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा।